हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में सारे कॉन्टिनेंट्स और महाद्वीप को कंप्लीट किया था। आज क्लास आपका लेक्चर 34 और क्लास है रिलेटेड साइक्लोन यानी चक्रवात से। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें चक्रवात कैसे आता है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और क्या कारण होते हैं चक्रवात आने की, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड मैप में हमारा सारा कॉन्टिनेंट ख़त्म है और आज हम साइक्लोन यानी चक्रवात को शुरू करेंगे। तो ये आपकी जो क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो सबसे पहला हम समझेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से कि साइक्लोन आता कैसे, क्या कारण होता है साइक्लोन के आने का। एक फिगर से समझेंगे हम लोग, ठीक है। मान के चलिए ये कोई स्थान है, ठीक है, ये कोई स्थान है और यहाँ पर आसपास में पेड़ पौधे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर एकदम साफ मैदान है, साफ मैदान एकदम क्लियर। तो एक बार ध्यान से सुनना, जो आपका वर्ल्ड मैप होता है या आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में एक रेखा होती है विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो उस रेखा से 20 डिग्री ऊपर जीरो से, यानी 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ये इस एरिया में आपका सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। क्लियर? क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ती है और जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। क्लियर? तो मान के चलिए यहाँ पर एक कोई ऐसा क्षेत्र है जो एकदम सपाट है और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यानी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो जब खाली जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हवाएं जो होती हैं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। इन दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा गर्मी खाली जगह पर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पेड़ गर्मी को ऊपर ही रोक लेते हैं। जैसे पेड़ वगैरह रहेंगे तो गर्मी को ऊपर ही रोक लेते हैं, लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगी, जो भी गर्मी रहेगी वो सीधी उस पर पड़ेगी, जाके उस क्षेत्र पर पड़ेगी। अब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो जब पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो ऊपर भाप उठने लगती है, ऊपर की ओर। ठंडे पानी में क्या भाप उठती है? क्या नहीं उठती है। जो गर्म रहता है ना उसमें फिर भाप ऊपर उठती है। या आप आलू वगैरह उबालेंगे तो आलू भी जब आप छीलेंगे ना तो उसमें से भाप निकलेगी। तो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर उठने लगती हैं। जितनी भी नीचे गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं और जब ऊपर की ओर उठती हैं तो आसपास की जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, यहाँ एंटर होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि खाली जगह बचती है। खाली जगह जब गर्म हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पर जगह जो है खाली हो गई। तो इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवाएं आ जाएंगी। क्लियर? आसपास की हवाएं आ जाएंगी और फेरल के नियम के अनुसार ये अपनी अपनी दिशा में मुड़ जाएंगी। जैसे फेरल का नियम कहता है कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, यानी नॉर्थ पोल जो है उत्तरी गोलार्ध, उसमें जो हवाएं हैं अपनी राइट साइड की ओर मुड़ती हैं, यानी कि सीधे हाथ की तरफ मुड़ती हैं। क्लियर? तो हवा क्या रहेगी, हवा सीधी जा रही होगी, लेकिन अगर नॉर्थ आपका पोल पे है या उत्तरी गोलार्ध में हवा चल रही हैं तो वो अपनी राइट साइड में मुड़ जाएंगी। जैसे मान के चलिए ये चल रही है हवा, ये हवा चल रही है, ये अपनी राइट साइड मुड़ जाएगी, राइट साइड। तो कैसी हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी। क्लियर? दूसरा रंग ले लेते हैं। ये कैसी हो जाएगी? इस टाइप में मुड़ जाएगी। ये वाली है, ये ऐसे चल रही, इसका राइट क्या होगा? ये वाला होगा, तो ये इस टाइप से मुड़ जाएगी। इसका ये वाला ऐसे मुड़ जाएगी। क्लियर? और ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो हवाएं सीधी आ रही थी वो फेरल के नियम के अनुसार, फेरल का नियम ये कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो हवाएं हैं अपनी सीधी हाथ की ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि राइट साइड में मुड़ती हैं। तो मान के चलिए ये सीधी हवा जा रही है, इसका राइट साइड यही है ना, तो ये इधर के लिए मुड़ जाएगी। ये हवा जा रही है, इसका राइट साइड इधर के लिए होगा। आप ऐसे देखिए, जैसे ये हवा जा रही है, ठीक, तो इसका राइट साइड ये वाला होगा, तो ये इधर के लिए मुड़ जाएगा। ये आ रही है इसका इधर के लिए, इधर। अब जो हवाएं हैं, देखिए आप अगर देख पा रहे हो ध्यान से,
तो हवाएं आपकी ये इस टाइप से घूमने लगी और ये घूमने तेज़ी से घूमती हैं और यही रूप ले लेती हैं चक्रवात का। किसका? चक्रवात का। बात समझ आई कि नहीं आई? ये हवाएं जो घूम रही हैं यही रूप ले लेती हैं चक्रवात का। तो ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे, जो 2 स्थान हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर उच्च वायुदाब है, और जहाँ पर आपका पेड़ पौधे हैं नहीं वहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं तो नीचे जो वायुदाब होता है निम्न हो जाता है, और उसी कारण आसपास की हवाएं उस खाली जगह को भरने चली जाती हैं, और जब आती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार वे हवाएं अपनी राइट साइड ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर? तभी आपका ये चक्रवात का रूप ले लेती हैं। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा गर्मी खाली जगह पर पड़ेगी, क्योंकि पेड़ गर्मी को ऊपर ही रोक लेते हैं। अब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और रिक्त हो जाएगा, यानी कि जो स्थान है वो खाली हो जाएगा, हवाओं से खाली हो जाएगा। जहाँ पर आसपास की हवाएं एकदम से एकत्रित होने लगेंगी, एकदम से हवाएं इसको भरने लगेंगी, और जब हवाएं आएंगी तो फेरल के नियम के अनुसार वो अपनी राइट साइड की ओर मुड़ जाएंगी। अब अगर साउथ आपका दक्षिणी गोलार्ध में ये सब एक्टिविटीज़ होती है तो हवाएं किस तरफ मुड़ेंगी? अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी, उल्टे हाथ की ओर। क्लियर? वो अपनी उल्टे हाथ की ओर मुड़ जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पर क्या क्या कारण होते हैं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहला तो चक्रवात के बिंदु को चक्रवात की आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात की बिंदु को चक्रवात की आँख कहते हैं, जिसे हम चक्षु के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? चक्षु। क्वेश्चन पूछ सकता है चक्षु क्या है, चक्रवात में चक्षु क्या है, तो आप बता देना चक्रवात के बिंदु को ही चक्रवात की आंख, यानी उसकी आंख को ही हम चक्षु कहते हैं। हवाएं क्या रहती हैं? हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। ठीक है? उसमें हवाएं क्या रहती हैं? बाहर से अंदर की ओर आती हैं। हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। क्लियर? और उसके बाद केंद्र में ताप हाई होता है। देखिए हमने क्या बताया था, जब यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जायज़ सी बात है सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ेगी तो ताप क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी तो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी। उसके बाद ये लक्षण है, ये चक्रवात को मापने की मशीन को टी स्केल कहते हैं। चक्रवात की जो मापने की जो स्केल होती है वो होती है टी स्केल। याद रखना क्या होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चक्रवात में हवाएं किस ओर बहती हैं, तो आप बता देना मतलब बाहर से अंदर की ओर। और ताप कहाँ होता है? तो केंद्र में होता है। किसने मापा जाता है? तो टी स्केल। चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब देखिए ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अगर आपसे पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में, अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए हम आपको बताते हैं। ये है आपका, मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है तो हवाएं इधर इस अंदर चलेंगी कि नहीं चलेंगी? और ये किस साइड मुड़ जाएंगी? अपने लेफ्ट। दक्षिणी गोलार्ध में बताया था लेफ्ट की ओर मुड़ेंगी, ये इस तरफ मुड़ेंगी। ठीक, ये इस तरफ मुड़ेगी और ये आपका इस तरफ मुड़ेगी। क्लियर? तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से, ये दिशा कैसे चल रही है? ये क्लॉकवाइज चल रही है, यानी घड़ी की दिशा में, इस टाइप से। घड़ी ऐसी चलती है ना, क्यों भाई? ऐसी चलती है ना, तो घड़ी ऐसी चल रही, ये होता है क्लॉकवाइज। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आएगा? क्लॉकवाइज चक्रवात आता है, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, देखिए लिखा हुआ है चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया? घड़ी की दिशा में, और यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में। उसके बाद चक्रवात की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्लॉकवाइज होती है। देखिए क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की दिशा में चल रहा है। इतना समझ में आया? किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। कर्क और मकर के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात ज़्यादा भयानक होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि 0 डिग्री से ऊपर 20 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे 20 डिग्री साउथ में, और 20 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, इनमें सबसे ज़्यादा आपके चक्रवात आते हैं इसी एरिया में। क्लियर? क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान के चलिए ये है ग्लोब आपका, ये ग्लोब है भाई, राइट, 1 मिनट। ठीक है, यही था ना पेज। यहाँ पर एक हम आपको बताते हैं फिर से, देखिए ध्यान से। ये है आपका
समझ में आया कि नहीं आया। और बीच में जाती है आपकी इक्वेटर, यानी जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं या भूमध्य रेखा के नाम से। ये 0 डिग्री पे, कितना डिग्री पे है? 0 डिग्री। तो इससे ऊपर 23.5 डिग्री और यहाँ पर भी आपका 23.5 डिग्री और नीचे भी आपका 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री। यानी कि 0 से ऊपर नॉर्थ, इसको हम पूरे को ऊपर वाले हिस्से कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ, हिंदी में उत्तरी और दक्षिणी। क्लियर? इधर से ये आपका दक्षिणी और इधर से ऊपर आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी। तो उत्तरी गोलार्ध यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री तक और फिर 0 डिग्री से साउथ में 23 डिग्री तक। यहाँ इस बीच में जो हमने आपको एरिया बताया है, इस बीच में चक्रवात सबसे ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी सूर्य की जो, मान कीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, बड़ा होता है इससे, ठीक है, हम खाली एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखिए, यहाँ से सूर्य की दूरी यानी सीधी किरण जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी क्षैतिज जा रही है और यहाँ से भी। अब बताइए सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? सबसे ज़्यादा गर्मी बीच में तो पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की जो दूरी है और जो किरण है वो सीधी पड़ रही है, सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपके चक्रवात ज़्यादा आते हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, तो आप बताएंगे जहाँ पर सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ती है, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे साउथ में 23.5 डिग्री। क्लियर? ये लिखा है कर्क और मकर के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात ज़्यादा भयानक आते हैं। कर्क और मकर रेखा। क्लियर? कर्क और मकर। फिर आता है टॉर्नेडो चक्रवात। ये कहाँ आता है? तो ये आपका यूएसए में आता है। कैसा आता है बेटा? यूएसए में। कहाँ आता है? यूएसए में आता है। ठीक है। और ये इसका जो आकार होता है ना, कीप नुमा होता है। कीप नुमा कैसा होता है? कीप नुमा ऐसे रहेगा, जैसे ये थल है, यहाँ से चलेगा ऐसे ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से। क्लियर? इस टाइप से रहता है कीप। एक हिस्सा इसका ज़मीन से जुड़ा होता है और दूसरा बादलों से जुड़ जाता है और ऐसे ऐसे करके घूमता है, जिसे हम बवंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बवंडर। तो टॉर्नेडो कहाँ आता है? आपका यूएसए में आता है। कहाँ पर आता है? यूएसए में। क्लियर? यूएसए में आपका आता है। उसके बाद आता है हैरिकेन। हैरिकेन आपका कैस्पियन सागर में आता है। कहाँ आता है? कैस्पियन सागर। दूसरा पेन ले लेते हैं। कैस्पियन सागर। उसके बाद निसर्ग। निसर्ग आता है आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद नीलम चक्रवात। नीलम ये आता है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश में आता है। उसके बाद टाइफून ये आपका चीन में। कहाँ आता है? चीन में आता है। उसके बिलीबिलीज आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ये चक्रवात के नाम है। कैटरीना, रीना और सैंडी। ये गलत लिख दिया है, सैंडी। कैटरीना, रीना और सैंडी ये चक्रवात ये आपके यूएसए में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूएसए में। एला और नरगिस ये कहाँ आते हैं? ये आपके बांग्लादेश में। कहाँ आते हैं? बांग्लादेश। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले आपका टॉर्नेडो चक्रवात यूएसए में आता है, हैरिकेन कैस्पियन सागर में, निसर्ग बंगाल की खाड़ी में, नीलम चक्रवात बांग्लादेश में, टाइफून चीन में, बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में, कैटरीना, रीना, सैंडी ये कहाँ पर? यूएसए में। एला और नरगिस ये कहाँ पर? बांग्लादेश में। क्लियर? तो ये आपके जो चक्रवात हैं ये हमने लिखवा दिया आपको। एक और है आपका टॉर्पिडो। कौन सा? टॉर्पिडो। ठीक है, ये समुद्र में आता है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो चक्रवात है उसका सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होगा? थल पे होगा कि जल में होगा? तो इस क्वेश्चन को हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी आपकी जल में होगी। तो अगर इनमें से ऑप्शन दे दिए और आपका टॉर्पिडो दे दें, तो जैसे टॉर्नेडो दे दे, टॉर्नेडो ये यूएसए में आता है, तो यूएसए में आता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि टॉर्पिडो की, क्योंकि ये तो जल में आता है। तो सुनो ध्यान से, जब थल पर कोई चक्रवात आता है तो वहाँ पर उसको रोकने वाले
बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग है, पेड़ पौधे हैं, ये सब चीज़ें उसको उसकी स्पीड को यानी कि उसकी गति को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो टॉर्पीडो समुद्र में आता है वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, पानी है, पानी को तो वो काटते ले ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड आपका टॉर्पीडो की होती है जो कि समुद्र में। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा चक्रवात की स्पीड कहाँ होगी? जल में होगी, याद रखना। कहाँ होगी? जल में होगी। क्लियर? तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर आप लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफलाइन वालों को नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन वाले इसको वीडियो को रोक के कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर नंबर लिख रखा है, ये टॉर्पीडो है। ठीक है? ये हैरिकेन हो गया आपका। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है 0 डिग्री। हमने क्या कहा था अभी हमने क्या बताया था आपको कि 0 डिग्री से नॉर्थ में 23.5 डिग्री तक। ठीक है? ये है 0 डिग्री। कहाँ गया? ये 0 डिग्री है, दिख रहा होगा सब लोग को। थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ इसको, ऑनलाइन वालों को दिक्कत होगी। ये 0 डिग्री रेखा है। आप ध्यान से देखिए, 0 डिग्री के पास में ही आपके जो हैं जितने भी हैं चक्रवात इसके आसपास ही हैं। जैसे पहला देखिए ये रहा 23.5 डिग्री तक है, हमने बताया था 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दिख रहा है, ये 23.5 डिग्री, और यहाँ नीचे 23.5 डिग्री, यानी इतने में ही आपका सारे चक्रवात आपको दिख जाएंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए पहला आपका ये टॉर्नेडो हो गया, हैरिकेन हो गया। ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका हो गया निसर्ग हो गया, फिर आपका ये विलीज हो गया। ये सारे चीज़ देखिए आपको 23.5 डिग्री के भीतर ही मिल जाएगा, साउथ और नॉर्थ। क्लियर? ये 23.5 डिग्री है, ये ऊपर का 23.5 डिग्री है। क्लियर? देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारे हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर कर रखे हैं। फर्स्ट नंबर ये रहा, नंबर लिखा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ये है फर्स्ट नंबर। ठीक है? ये सेकंड नंबर इधर, थर्ड इधर, जो उधर पीछे लिखा था नेक्स्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में जो लिखा था, फोर्थ इधर, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक? सारे ये लगभग आपके 0 डिग्री से नॉर्थ में 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से साउथ में 23.5 डिग्री के बीच में ही हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पड़ जाती है। देखिए पूरा महाद्वीप आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसे काला महाद्वीप इसीलिए कहते हैं कि पूरा महाद्वीप आपका जो है विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से जा रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ जाती है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखते हैं। ये देखिए नंबर लिखे हैं आप लोग, इसको वीडियो पॉज करके नाम भी लिख सकते हैं, हमने नंबर लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है? उसके बाद है जब हवाएं, अब देखिए हमने पढ़ लिया कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन में हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। निम्न दाब कहाँ होता है? साइक्लोन के केंद्र में, जहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमें पढ़ना है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होगा? उल्टा होगा। एंटी साइक्लोन में क्या होगा? उल्टा होगा। देखिए ध्यान से, जैसे ये हम यहाँ पर ये है। अब एंटी साइक्लोन में क्या होगा? यहाँ बीच में पेड़ पौधे रहेंगे सब। ठीक है? ठीक है? और इसके आसपास का क्षेत्र एकदम सपाट होगा। कैसा होगा? सपाट, यानी खाली। आसपास का क्षेत्र खाली है। अब क्या होगा? यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, तो हवा क्या आएंगी? हवा आपकी अंदर से बाहर की ओर चलेंगी। कैसे चलेंगी बेटा? अंदर से बाहर की ओर। क्लियर? अंदर से बाहर की ओर इस टाइप से चलेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब एंटी साइक्लोन में क्या है? अभी अंदर क्या है? अंदर आपका उच्च वायुदाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो हवाएं हमारी कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक? तो हवा जब चलेगी तो ये भी आपका फेरल का नियम लगेगा। फेरल का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये हवाएं क्या करेंगी? ये आप ऐसे बिखरने लगेंगी। ठीक है? इस टाइप से, और ये हवाएं मुड़ के इधर उधर फैल जाएंगी। तो अब एक बात बताइए, वहाँ पर हवाएं एकदम गोल गोल बन रही थी बीच में, तो वो वाला खतरनाक है कि ये खतरनाक है? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है बेटा साइक्लोन। ठीक? एंटी साइक्लोन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, इसमें हवाएं बाहर निकलती हैं, इधर उधर अपनी
बह जाती हैं, मिलती नहीं है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे खतरनाक तो साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। उसके बाद आता है प्रति चक्रवात क्या करता है, ये मौसम साफ कर देता है, मौसम साफ कर देगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से मौसम साफ करने वाला चक्रवात, तो आप दो तीन ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, आप लगा देना। एंटी साइक्लोन क्लियर। हवाएं उच्च दाब से, देखिए हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, तो उच्च दाब यानी कि बीच में उच्च दाब है और निम्न दाब की तरफ चलेंगी। उसके बाद राइट साइड की ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी लेफ्ट साइड। तो ध्यान रखना हवाएं क्या रहती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी राइट साइड मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में मुड़ती हैं। उसके बाद नोट, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, इसीलिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, ठीक। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है, केंद्र में उच्च दाब, इसीलिए हवाएं अंदर से बाहर की ओर चलती हैं, अंदर से बाहर की ओर चल जाती हैं। ये घातक नहीं होता, ये वाला जो एंटी साइक्लोन है घातक नहीं होता। क्लियर। आई होप आपको चक्रवात क्लियर हुए होंगे कि चक्रवात कैसे आता है और क्या क्या इसके कारण रहते हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे क्लास को, ठीक है। इन दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा गर्मी हमने बताया था आपको, सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पर पड़ेगी वहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और उठने के बाद वो जगह खाली हो जाएगी और उस खाली जगह को आसपास का जो हवाएं हैं उसको भरने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए बाल्टी में पानी भरिए, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और एक जग जो रहता है जग खाली, उसको आप ऐसे डुबोइए सीधा सीधा, ठीक है। तो आप देखना कि जो आसपास का पानी है ना उस जग को भरने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जग खाली है। और भरा हुआ रहेगा तो सीधा सीधा चला जाएगा नीचे, लेकिन अगर खाली होगा तो आसपास का पानी जो है उस जग में भरने लगेगा। वैसे ही जब जिस स्थान पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सीधी किरण पड़ जाती है सूर्य की, तो वहाँ पर गर्मी होती है, गर्मी से हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, सारी गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वो जितनी भी आसपास की हवाएं होती हैं वो उसको भरना शुरू कर देती हैं। और जब भरना शुरू करती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार वो हवाएं अपना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से मुड़ने लगती हैं और वो साइक्लोन यानी चक्रवात का रूप रख लेती हैं। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को एंड तक देखने के लिए। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या टॉपिक्स हम आपके सामने डेली के डेली लाएंगे। और धन्यवाद आपका। जय हिंद।